Hello friends, welcome to another new session of history from class 10th under the topic of the age of industrialization। अभी जो हम लोगों ने चीजें देख रही थी पिछले चैप्टर में, हमने समझा ग्लोबलाइजेशन का दौर किस तरीके से आया और किस प्रकार से ग्लोबल वर्ल्ड बनने की शुरुआत हुई, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बनने की शुरुआत हुई, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी क्या योगदान रहा, ये सारी चीजें हमने समझी। पर ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था और इस दौरान क्या क्या डेवलपमेंट हुए, ये हम इस चैप्टर में ठीक से विस्तार से पढ़ने वाले हैं। हालांकि पिछले चैप्टर्स में हमने कुछ आइडिया लग चुका था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या प्रक्रिया रही, लेकिन अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 1900 का दशक आते आते हम देखते हैं, यानी हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के 20वीं शताब्दी के अंत में एक बहुत पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर कंपनी हुआ करती थी, ई.टी. पॉल, है ना। कंपनी क्या, एक व्यक्ति थे ई.टी. पॉल। इन्होंने एक म्यूजिक बुक प्रोड्यूस करी, मतलब गानों की एक श्रृंखला प्रोड्यूस करी। उसमें एक पिक्चर थी उसके कवर पेज पर, जो इस तरीके से कुछ चित्र दिखा रही थी, जो कह रहा था कि डॉन ऑफ द सेंचुरी, यानी नई शताब्दी के उदय के बारे में उस चित्र में बात हो रही थी। जिस प्रकार से सूर्योदय होता है ना, तो उसमें कुछ ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ये नई शताब्दी का सूर्योदय है। इस म्यूजिक कंपनी के कवर को इस तरीके से, इस म्यूजिक बुक के कवर को इस तरीके से डिजाइन किया गया था। इस बात का अर्थ क्या था, नई शताब्दी का सूर्योदय, इससे क्या तात्पर्य था? इस चित्र में अगर आप देखेंगे, आपकी किताब में चित्र दिखाया गया होगा, इस चित्र में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कई सारी जो पूर्व के दौर के कुछ निशान, कुछ चिन्ह, कुछ सिंबल्स बने हुए थे और भविष्य में आने वाली प्रगति इसमें दिखाने की कोशिश की गई थी। समझने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि चित्र आपको दिख रहा होगा, इस इलस्ट्रेशन में आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर पिक्चर जो है वो एक गॉडेस लाइक फिगर की है ना, एक देवी जैसे दिखने वाली फिगर की है। और ये फिगर क्या है, ये एंजल है। एंजल माने कि फरिश्ता। किस बात का फरिश्ता है ये? दिस इज द एंजल ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, यहां पर प्रोग्रेस की बात हुई है, डेवलपमेंट की बात हुई है, यानी कि ये जो फोटो बनी हुई है एक देवी जैसे फिगर की, इससे प्रोग्रेस को डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है। ठीक, इसके बाद में एक दूसरा चित्र आता है, बियरिंग द फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी। और ये जो एंजल है, इसके हाथों में हम देखते हैं कि एक ध्वजा है, फ्लैग है, झंडा है, नई सेंचुरी के आगमन का, नई शताब्दी के आगमन का। ये शी इज जेंटली पर्च्ड ऑन द व्हील विद विंग्स सिंबलाइजिंग टाइम। ठीक है, जिस पहिए पर ये विराजमान है उसको टाइम बोला गया है। ठीक है, समय का चक्र बोला गया है। देखो, बोलते हैं ना कि समय का पहिया चलता है, तो इस वजह से टाइम को एक व्हील की तरह सिंबलाइज किया जाता है। इसका मतलब कि जो कभी रुके ना, हमेशा रोटेट करता जाए। तो इस तरीके से पहिए पर ये विराजमान है, ये फरिश्ता, है ना। हर फ्लाइट इज टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर। और ये उड़ते हुए कहां जा रहे हैं? फ्यूचर में जा रही हैं। ठीक है, भविष्य में जा रही हैं। और इनके पीछे अपार संभावनाएं, जो पूर्व में यानी अतीत की अपार संभावनाएं, जिन्होंने आगे आने वाले भविष्य का मार्ग खुला रखा, वो उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। इसमें जो अलग अलग प्रोग्रेस हुई पिछली शताब्दियों में, उसके चिन्ह दिखाई देते हैं। रेलवे हो गया, कैमरा हो गया, इसके अलावा कई सारी मशीन्स हो गई जो इंडस्ट्रीज में लगी थी, इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस हो गई और फैक्ट्रीज हो गई। तो कुल मिला के इस पिक्चर के माध्यम से ये डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि हम एक नई शताब्दी में इंटर कर रहे हैं, जो शताब्दी संभावनाओं की शताब्दी होने वाली है। हम भविष्य में इंटर कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाली है? ग्रोथ। और ये ग्रोथ को डिपिक्ट कर रही है कौन? ये एंजल ऑफ प्रोग्रेस, यानी ग्रोथ का या प्रोग्रेस का जो देवता, जो फरिश्ता बना हुआ है, वो इस बात को डिपिक्ट कर रहा है। ये कैसे भविष्य में जा रहा है? तो एक पहिए पर विराजमान होकर के, उस पहिए को बोला गया है टाइम, समय के पहिए पर विराजमान होकर के। और अगली जहां ये फ्यूचर में पहुंचने वाले हैं, वहां पर समृद्धि ही समृद्धि और पास्ट में जो पास्ट ग्लोरी है, उसके निशान हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा, आगे की चीजें देखते हैं। दिस ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी इज इवन मोर मार्क्ड इन अ पिक्चर विच अपीयर्ड ऑन द पेज ऑफ ट्रेड मैगजीन ओवर 100 years ago। ये जो ग्लोरिफिकेशन दिखाया गया है मशीन्स का, ग्लोरिफिकेशन का मतलब होता है कि जो प्रतिष्ठा दिखाई गई है, जो सम्मान दिखाया गया है ये मशीन्स के प्रति, है ना, टेक्नोलॉजी के प्रति, इस पिक्चर के अंदर। ये इससे पहले भी एक पिक्चर छपी थी जहां पर इस तरीके की ही चीजों का कुछ वर्णन किया गया था। लगभग एक शताब्दी पहले ये पिक्चर छपी थी, लगभग कुछ 100 साल पहले एक ट्रेड मैगजीन के पेज पर ये चीजें छप चुकी थी। ये एग्जैक्टली ये चीजें नहीं, पर ऐसी ही कुछ सिंबलाइजिंग चीजें जो ग्लोरी को डिपिक्ट कर रही थी, ग्लोरिफिकेशन को मशीन्स और टेक्नोलॉजी के डिपिक्ट कर रही थी, वो लगभग 100 साल पहले चल चुकी थी। जो फिगर 2 में भी आपको दिखाया जाएगा
इसमें क्या दिखाया गया था, दो मैजिशियंस दिखाए गए हैं ना, दो जादूगर दिखाए गए हैं। एक जादूगर कहाँ है, एक जादूगर जो यहाँ पर दो चित्र हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो ऊपर चित्र बना हुआ है वो अलादीन का है और जो नीचे चित्र बना हुआ है उस, अब अलादीन कौन है समझ लेते हैं। आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी अलादीन के चिराग वाली कहानी, जिसमें अलादीन नाम का एक गरीब व्यक्ति होता है जिसके हाथ में एक चिराग लगता है, वो चिराग को रगड़ता है तो उससे एक जिन्न प्रकट होता है और वो जिन्न अलादीन की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो ये कहानी, अलादीन एक मुस्लिम युवक है तो हम समझ पाते हैं कि इस्लाम और मुस्लिम संस्कृति ज्यादातर एशियाई देशों में फैली। तो यहां से जब अलादीन को डिपिक्ट किया जा रहा है एक चित्र में, अलादीन और उसके चिराग को डिपिक्ट किया जा रहा है, तो ये कोशिश कर रहे हैं एशियन सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने की, है ना। अलादीन के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ओरिएंट्स को, और ओरिएंट्स मैंने 7th 8th क्लास में जब आपको पढ़ाया है, मैंने जो लेक्चर लिए हैं वहां पर मैंने बताया है, 8th क्लास में मोर ओवर मैंने बताया है कि ओरिएंट का मतलब होता है, ओरिएंट शब्द जो है वो चलता है एशियन कंट्रीज में रहने वाले लोगों के लिए, यानी जो मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में जितना भी हिस्सा है, ज्यादातर हिस्सा इसमें एशिया का आता है, इनको लेकर के ओरिएंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनके ट्रेडिशन को लेकर के, इनकी परंपराओं को लेकर, इनकी मान्यताओं को लेकर के जो शब्द चलता है ओरिएंट चलता है, और इनको बहुत अपमानजनक तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको मैंने बताई। तो एक चित्र हम देख पा रहे हैं अलादीन का है, जिस अलादीन ने अपने मैजिक लैंप यानी जादुई चिराग की मदद से कई सारे बड़े बड़े महल बनाए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करी। ठीक है, और दूसरी जगह, दूसरी तरफ जो चित्र दिखा है वो एक मॉडर्न मैकेनिक का चित्र है। ठीक है, मॉडर्न मैकेनिक का चित्र है जिसके पास उसके मॉडर्न टूल्स हैं, मशीन्स हैं, ठीक है, जिससे वो एक नया जादू बुन रहा है। और ये जादू किस रूप में सामने आ रहा है, हमारे सामने ब्रिजेस के रूप में, बड़े बड़े पुलों के रूप में, बड़े बड़े शिप्स के रूप में, ठीक है, बड़े बड़े टावर्स के रूप में, और बहुत ऊंची ऊंची इमारतों के रूप में। यानी कि इस चित्र में यह समझाने की कोशिश की गई है, एक तरफ एशियन सोसाइटी का जिक्र है और एक तरफ ब्रिटिश सोसाइटी का जिक्र है। अलादीन रिप्रेजेंट कर रहा है एशियन सोसाइटी को और ये मैकेनिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूरोपियन सोसाइटी को। और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो ओरिएंट लोग हैं वो जादू पर विश्वास रखते हैं कि ऐसा कोई चिराग मिल जाएगा, और हम लोग जो हैं वो मेहनत पर विश्वास रखते हैं और अपनी मेहनत से, मॉडर्न मशीनरी की मदद से हमने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं जिसको ये एशियन ओरिएंट लोग जादू से खड़ी करना चाहते हैं। असल में ऐसा कोई जादू है नहीं, अगर जादू है तो वो मशीनों में है, जिन मशीन से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस बनाए जा सकते हैं। यानी वो यहाँ पर फिर से कोशिश थी ओरिएंट्स को डिग्रेड करने की, है ना, ओरिएंट्स को थोड़ा सा निचले स्तर का दिखाने की। ठीक है, तो यहां तक हमको यह भी समझ में आ रहा है कि अलादीन को ईस्ट रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया था, यानी पूरब का हिस्सा। पूरब मतलब ये लोग ईस्ट को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, यूरोपियंस अपने तरफ जो ईस्टर्न रीजन था उसको बहुत पिछड़ा हुआ समझते थे, और अलादीन इसी ईस्ट को और पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ईस्ट के साथ साथ ये पास्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, पास्ट को यानी अतीत को। क्यों? क्योंकि अतीत में ज्यादातर विश्व की सोसाइटीज ऐसी थी जो जादू पर यकीन रखती थी, मैजिक चमत्कारों पर यकीन रखती थी, ईश्वर के चमत्कारों पर यकीन रखती थी। तो वही दिखाने की कोशिश की गई कि जादू से कुछ नहीं होने वाला, होने वाला है तो मशीन से, और इन्हीं का दौर है। ठीक है, और बाद में जो दूसरा चित्र था वहां पर जो मैकेनिक बना हुआ था वो रिप्रेजेंट कर रहा था पश्चिमी देशों को और आधुनिकता को। ठीक है, इतनी बातें हमारे समझ में आ गई। आगे की स्थितियां देखते हैं क्या है। ये इमेज हमको दिखाती है, these images offer us a triumphant account of the modern world. Within this account, the modern world is associated with rapid technological changes and innovations, machines and factories, railways and steamship. देखो, ये जो इमेजेस हैं ये हमको दिखाती हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड कितना प्रोग्रेस करने वाला है, कितना अपार संभावनाएं हैं भविष्य के लिए। जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड यानी मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिकता। वैसे आधुनिकता क्या है, जो पिछले लेक्चर में मैंने शॉर्ट में समझाया था कि मॉडर्निटी का मतलब क्या है। पूरी दुनिया में मॉडर्निटी का पीरियड अलग अलग माना जाता है, ये भी मैंने बताया था तुमको। ठीक है, तो दिखाया गया, कोशिश करी गई है कि इन चीजों से मॉडर्न वर्ल्ड जो बनेगा उसमें बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे, टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी चेंज होगा, तकनीकी आविष्कार बहुत ज्यादा होंगे। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ग्रामोफोन बनाया था जिसका एक हिस्सा मुंह में रखकर के एक चोंगा कान में लगा करके बात की जाती थी। वो इवॉल्व होते होते इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई कि हमारे हाथ में मोबाइल आ गया, और वो मोबाइल भी इतनी तेजी से इवॉल्व हुआ कि उसमें वीडियो कॉल होने लगी, इंटरनेट आ गया। वो इतनी तेजी से इवॉल्व हुआ कि उसमें हम गाने सुनने लगे, कैमरा आ गया, है ना। तो यानी कि
भविष्य में होने वाले टेक्नोलॉजिकल चेंजेस दिखाए जा रहे हैं, इनोवेशंस दिखाए जा रहे हैं कि कैसे नई नई चीजें बनाई जा सकती हैं इन मशीन्स की मदद से। मशीन्स और फैक्ट्रीज को दिखाया जा रहा है, रेलवेज और स्टीमशिप को दिखाया जा रहा है कि आने वाला जो समय है वो इन्हीं चीजों का है। ठीक, जो इतिहास है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इस वजह से बहुत हम मान सकते हैं कि एक विकास की यात्रा बन के रह जाता है ना। ये जो इतिहास है मॉडर्नाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, यानी कि यूरोपियंस ने ये जताने की कोशिश करी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यानी औद्योगिकरण का मतलब, इंडस्ट्रीज लगने का मतलब क्या है, विकास है ना। और अगर तुमको विकास की कहानी को समझना है, डेवलपमेंट की स्टोरी को अपने अंदर भी समाहित करना है, अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही उसका तरीका है। ठीक है, और जब डेवलपमेंट होगा तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा तो डेवलपमेंट होगा, और जब डेवलपमेंट होगा तो आज का जो आधुनिक समय है वो एक बहुत खूबसूरत समय की तरह से दिखाई देगा, है ना। एक ऐसा समय दिखाई देगा जहां पर तकनीकी गुणवत्ता जो है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, वो बहुत आगे बढ़ेगी, है ना। ये इमेजेस इसके अलावा हमको और भी कुछ चीजें दिखाती हैं। These images and association have now become part of popular imagination। तो यानी कि ये जो इस चित्र के पहले वाले चित्र के छपने से लगभग 100 साल पहले जो अलादीन का चित्र छपा था, और फिर ये वाला चित्र जो बाद में छपा जिसमें एंजल दिखाया गया था प्रोग्रेस का, इन दोनों चित्रों के आ जाने के बाद से, है ना, जो इमेजिनेशन है लोगों की डेवलपमेंट के प्रति, है ना, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। और ये दोनों ही इमेजेस लोगों की इमेजिनेशन का पार्ट बन गई, है ना। यानी जब आप अपने मन में कल्पना करोगे डेवलपमेंट की, जब आप डेवलपमेंट का विचार अपने मन में लाओगे, तो आपको यही दोनों तस्वीरें दिखाई देंगी। डू यू नॉट सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ टाइम ऑफ प्रोग्रेस एंड मॉडर्निटी? और क्या ये सच नहीं है? क्या हम नहीं देखते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्निटी आई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेजी से चला? ऐसा दिखाई देता है ना यूरोपियन सोसाइटी में और इंडियन भी सोसाइटी में। और जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, प्रोग्रेस भी आई और मॉडर्निटी भी आई, है ना। तो do you not think that the spread of railways and factories and construction of high rise buildings and bridges is a signs of society's development? क्या आपको ये नहीं लगता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं, रेलवे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या ये सोसाइटी भी डेवलप नहीं कर रही है? बिल्कुल डेवलप कर रही है भाई। कैसे नहीं डेवलप कर रही है? सोसाइटी थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ जा रही है। कैसे? मान लेते हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया, हमने देखा, फिर वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर में पुरुष सारे युद्ध करने चले गए, महिलाओं को वापस आना पड़ा, मार्केट में उतरना पड़ा। तो सोसाइटी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वो औरतें जो अभी तक घर में सीमित थी वो बाहर आई कि नहीं आई? तो सिर्फ कहने का मतलब यह है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो बैड कॉन्सिक्वेंसेस ही हम नहीं देख सकते, या गुड कॉन्सिक्वेंसेस ही हम नहीं देख सकते, है ना। इसके या सिर्फ एक ही क्षेत्र पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देख सकते। हम सिर्फ इस चीज को ऐसे नहीं देख सकते कि इकोनॉमिकली लोग अमीर हुए, इकोनॉमिकली लोगों के पास पैसा आया, हम बल्कि इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि सोसाइटीज जो थी वो भी डेवलप करना शुरू करेंगी। ठीक है, जब एजुकेशन सिस्टम बेटर होगा तो औरतें भी एजुकेट होना शुरू होंगी, है ना। तो इस तरीके से, और जब औरतें एजुकेट होंगी तो अपने राइट्स के बारे में जानेंगी, फिर वो बाहर निकलेंगी और काम करेंगी और इंडिपेंडेंट बनेंगी। और ये सिर्फ औरतों के परिप्रेक्ष्य में नहीं, समाज की हर डिप्राइव्ड क्लास के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। जैसे कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना आता तो क्या अमेरिका में जो स्लेवरी थी वो खत्म हो पाती? स्लेव्स पहले तो इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए ले जाए जाते थे, फिर हमने देखा कि इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो नए डेवलपमेंट हो रहे थे, उसी की वजह से जो नए थॉट्स आना शुरू हुए लोगों के मन में, लिबरलिज्म के, चर्च के खिलाफ लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया। जब चर्च के खिलाफ विद्रोह करना शुरू किया तो याद करो पहले चैप्टर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया, लिबर्टी का विचार आया, फ्रीडम का विचार आया और इक्वालिटी का विचार आया। और यही विचार जब अमेरिका में पहुंचे तो वहां पर दास प्रथा का अंत होता है, स्लेवरी का अंत होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन चीजों से सिर्फ एक चीज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, सिर्फ इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, बल्कि समाज का भी डेवलपमेंट हो रहा था? ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि ये इमेजेस डेवलप होना कैसे शुरू करी और ये किस तरीके से इन विचारों के साथ रिलेट करती हैं। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा एक बहुत तेजी से होने वाला तकनीकी चेंज था, बहुत तेजी से होने वाला टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था? क्या हम आज के समय जो कैन वी डू कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कंटिन्यूअस मैकेनाइजेशन ऑफ ऑल वर्क? क्या आज के समय भी हम ये मान सकते हैं कि जितना भी मैकेनाइजेशन हो रहा है कार्य को लेकर के वो सब बेहतर है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं, कल को तुम्हें आकर के कोई रोबोट पढ़ाने लगे तो मेरी जरूरत तो खत्म हो गई ना, और वो रोबोट हो सकता है तुमको जल्दी पढ़ा दे, ज्यादा पढ़ा दे, है ना। तो क्या इससे क्या होगा? क्या लोगों का जॉब लॉस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन एट द सेम टाइम नई जॉब क्रिएट्स होगी।
क्यों? क्योंकि रोबोट को बनाने वाला तो इंसान ही है, रोबोट में कल को खराबी आएगी तो उसको ठीक करने कौन जाएगा? तो जाहिर सी बात है, जब पिछले चैप्टर में याद करो, हेनरी फोर्ड ने जब असेंबली लाइन प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था तो उससे काम तेजी से होने लगा था, है ना, काम तेजी से होने लगा था। और असेंबली लाइन प्रोडक्शन भी मैकेनाइजेशन का ही एक तरीका है कि भाई जाहिर सी बात है ज्यादा वर्कर्स की जरूरत पड़ती होगी पहले उतना ही काम करने के लिए, अब कम काम वर्कर सेम काम कर लेंगे, बाकी चीजें मशीन्स ही करते रही हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे कुछ वर्कर्स की जॉब तो गई, लेकिन एट द सेम टाइम नई जॉब भी तो क्रिएट हुई, क्योंकि नई मशीन आ रही है, उनको ठीक करने के लिए वर्कर चाहिए, बस आपको नई स्किल सीख लेनी होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बस वही सवाल है कि क्या किसी हर काम का मैकेनाइजेशन हो जाना सही है? हम पूरी तरीके से इसको सही भी नहीं कह सकते और पूरी तरीके से इसको गलत भी नहीं कह सकते। हाँ, वक्त की डिमांड है तो मैकेनाइजेशन होना चाहिए, है ना, और जॉब लॉस के बीच में भी बैलेंस होना चाहिए। तो आगे का सवाल इनका है कि व्हाट हैज इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स टू पीपल लाइफ, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो रहा था, औद्योगिकरण तो हो रहा था, उससे हमको समझ में आया कि इकोनॉमिक स्फीयर में चेंजेस हो रहे थे, पर लोगों के जीवन में क्या चेंजेस हो रहे थे? अभी मैंने तुमको बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से सोसाइटी में भी डेवलपमेंट हो रहा था। अरे भाई, सोसाइटी किससे मिलके बनती है? सोसाइटी लोगों से मिलके ही बनती है ना। यानी कि एक व्यक्ति है तो वो इंडिविजुअल है ना, एक व्यक्ति जो है वो इंडिविजुअल है, लेकिन ऐसे ही अगर कई व्यक्ति हैं तो वो क्या है? वो सोसाइटी है। ऐसे कई व्यक्ति साथ में जब आ जाते हैं तो वो सोसाइटी बन जाती है। बात समझ में आ रही है? तो कलेक्टिव इंडिविजुअल्स आर सोसाइटी। तो जब सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप कर रहा है तो सोसाइटी में तो डेवलपमेंट तभी हो रहा होगा, सोसाइटी तो तभी बदल रही होगी जब हर इंडिविजुअल की लाइफ बदलेगी, क्योंकि इंडिविजुअल ही तो सोसाइटी बनाता है। तो जब मैं ये कहता हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से सोसाइटी में डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब है कि लोगों के जीवन में भी डेवलपमेंट हो रहा है, और वो जीवन में लोगों के डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमको हिस्ट्री के कुछ पन्ने पलटने होंगे। कौन से चैप्टर के? इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर के, औद्योगिकरण के चैप्टर के। इस चैप्टर में हम इसी इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे, इसी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारा फोकस रहेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ही क्यों? क्योंकि सर आप तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे यूरोप में था, औद्योगिकरण पूरे यूरोप में था, पूरे यूरोप में इंडस्ट्रीज लग रही थी। क्योंकि बेटा ब्रिटेन ही वो पहला देश था जहां सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया। पहला इंडस्ट्रियल नेशन कौन था? ब्रिटेन था। उसके बाद हम इंडिया में आएंगे। ठीक है, इंडिया में हम क्यों आएंगे? क्योंकि ब्रिटेन एक कॉलोनियल पावर भी था, ब्रिटेन कॉलोनाइजिंग कंट्री भी था, वो अलग अलग देशों में कॉलोनी बना रहा था। तो जब हम ये समझ लेंगे कि ब्रिटेन में कॉलोनाइजेशन का क्या अर्थ था, तो फिर हम उन देशों के बारे में भी तो समझेंगे जहां ब्रिटेन की ही सरकार हुकूमत कर रही थी। तो इसलिए हमको इंडिया को समझना पड़ेगा। इसके ठीक बाद क्यों? क्योंकि उसमें से सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या होगा? इंडिया का होगा, क्योंकि इंडिया भी एक कॉलोनी ब्रिटेन की ही था। तो हम इंडिया को समझने की कोशिश करेंगे, वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन समझने की कोशिश करेंगे, वहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पैटर्न में चेंज हो रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के इस कॉलोनियल रूल के बाद। ठीक है, तो जनरली जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारा मतलब होता है फैक्ट्रीज से। हम फैक्ट्रीज को ही इंडस्ट्री मान लेते हैं। क्या फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हैं? अगर फैक्ट्री ना हो तो इंडस्ट्रीज नहीं हो सकती, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता। कई बार हम कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री, है ना, फिल्म इंडस्ट्री हम बोलते हैं। तो क्या हमारा इसका मतलब है कि कहीं कोई फैक्ट्री है जहां से फिल्में बन के निकल रही हैं मशीन से? ऐसा तो नहीं है ना। यानी कि इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जब कोई काम या धंधा बहुत बड़ी मात्रा में मास स्केल पर होता है तो उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मुंबई को हम फिल्म इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में फिल्मों का प्रोडक्शन बहुत मास स्केल पर कहां होता है? मुंबई में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मुंबई में भारत की फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म उद्योग है। वो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर हो ये जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जनरली जब हम बोलते हैं, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब बात करते हैं तो हमको लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि जैसे जैसे फैक्ट्री इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो उसका मतलब हो रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे बढ़ रहा है ना। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं, प्रोडक्शन प्रोड्यूस होने का मतलब कोई सामान बन के निकलना या उपजाना, किसी सामान की किसी वस्तु की, गुड्स की उपज होना, तैयार होना, उसको प्रोडक्शन बोलते हैं ना। तो जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम इंडस्ट्री, चूंकि हम इंडस्ट्री को फैक्ट्री से रिलेट करते हैं तो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब समझ लेते हैं कि फैक्ट्री प्रोडक्शन। क्या यही इसका अर्थ है? जब हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर तो हम समझ लेते हैं वो वर्कर्स जो फैक्ट्री में काम करते हैं।
क्या यही इसका अर्थ है ना? नहीं, क्योंकि जब हम इतिहास को, इंडस्ट्रियलाइजेशन के यानी औद्योगिकरण के इतिहास को ट्रेस करने जाएंगे तो वी वेरी ऑफन बिगिन विद द सेटिंग अप ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्रीज। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन के इतिहास को समझना है तो सबसे पहले हमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि संसार में सबसे पहले फैक्ट्रीज की शुरुआत कैसे हुई, ये समझने की कोशिश करेंगे और हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझने में कामयाब होंगे। ठीक है, देखो ऐसे आइडियाज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? फैक्ट्री के आने से पहले भी जो इंग्लैंड की जमीनें हैं, जो इंग्लैंड का लैंडस्केप है, वहां पर कुछ चीजें दिखाई देने लगी थी, है ना? यानी कि मशीन वाली फैक्ट्री की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। बहुत बड़ी मात्रा में इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन दिखाई देने लगा था। ठीक है, क्यों? तो अगर फैक्ट्री नहीं थी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे होगा? अरे भाई समझने की कोशिश करो। याद करो कि मैंने बताया था कि ब्रिटेन से कुछ चीजें इंडिया आती थी, सॉल्ट पीटर आता था, बताया था मैंने कि नहीं, प्रेशियस मेटल आता था, और बदले में वो यहां से टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस ले जाते थे। तो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था ना, और इंटरनेशनल ट्रेड तभी तो हो रहा था जब सरप्लस अमाउंट में प्रोडक्शन था, यानी बड़े स्तर पर प्रोडक्शन हो रहा था, है ना? और बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होने का मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज थी, है ना? तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई फैक्ट्रीज का जन्म होने से पहले इंग्लैंड के अंदर हम बड़े स्तर पर देखते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था और वहां से चीजें इंटरनेशनल मार्केट में जाती थी। और ये इंटरनेशनल प्रोडक्शन कोई फैक्ट्री वैक्ट्री पर बेस्ड नहीं था, है ना? तो कई सारे हिस्टोरियंस चूंकि कई लोग हैं वो फैक्ट्री को ही इंडस्ट्रियलाइजेशन मानते हैं, फैक्ट्री के आने के समय को ही। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि नहीं, इंडस्ट्रीज का मतलब ही अलग है, इंडस्ट्रीज का मतलब कि बड़ी मात्रा में चीजों का प्रोड्यूस होना। तो कई सारे हिस्टोरियंस ने इस समय जो प्रोडक्शन हो रहा था, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा था, इसके लिए जो शब्द यूज किया है वो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है किसी चीज की शुरुआती फॉर्म, है ना, किसी चीज की का शुरुआती दौर। तो इसीलिए हिस्टोरियंस ने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया। 17th और 18th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कि जो व्यापारी थे अलग अलग कस्बों से यूरोप के, वो धीरे धीरे गांवों की तरफ, कस्बों से, शहरों से थोड़ा कंट्री साइड यानी कि विलेजेस तक, कंट्री साइड बोलते हैं रूरल एरियाज को, है ना, गांवों की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहां वो आकर के क्या करेंगे? पैसे की सप्लाई करेंगे। किसको? किसानों को थोड़ा बहुत पैसा देंगे, जो बड़े बिजनेसमैन है शहरों से आने वाले, आर्टिसंस को पैसा देंगे यानी कलाकारों को पैसा देंगे, और इनसे कोशिश करेंगे, इनसे कहेंगे कि भाई कुछ ऐसी चीजें प्रोड्यूस करो बड़ी संख्या में जिनको हम इंटरनेशनल मार्केट में ले जाकर के बेच सके, यानी कि इंग्लैंड के बाहर देशों में ले जाकर के भी बेच सके। ठीक, तो वो लोगों को भाई पैसा मिल रहा है, वो जाहिर सी बात है प्रोड्यूस करेंगे। और इससे क्या होगा? जब इस चीजों को बाहर ले जाके भेजा जाएगा तो धीरे धीरे विश्व व्यापार बढ़ेगा, यानी वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया के साथ इंग्लैंड का ट्रेड बढ़ेगा। ठीक, और जब इसी तरीके से इंग्लैंड इंडिया आएंगे ट्रेडिंग करने, अब हमने बोला था ना कि जब कोलोनाइजेशन की जब भी बात करेंगे तो इंडिया की ही बात करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरी दुनिया में ट्रेड करते करते अंग्रेज इंडिया भी आए और बाकी दुनिया में भी गए, और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया। वहां पर वो कुछ जगह एक्वायर कर लेंगे जिनको वो कॉलोनीज बोलेंगे। जैसी एक कॉलोनी वो इंडिया में भी एक्वायर कर लेते हैं, ऐसी ही दुनिया के अलग अलग भागों में ऐसी कॉलोनीज एक्वायर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब ये पूरी दुनिया में कॉलोनी बनाना शुरू कर देंगे तो वहां पर सामान भी बेचने लगेंगे, है ना, और वहां से वहां का लोकल सामान लेके इंग्लैंड में बेचने लगेंगे, और इस प्रकार पूरी दुनिया में जो सामान है यानी गुड्स है, उनकी डिमांड, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड तेजी से बढ़ने लगेगी। इंडिया में बढ़ेगी इंग्लैंड के प्रोडक्ट की डिमांड, और इंग्लैंड में बढ़ेगी इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड। लेकिन अब जब ये डिमांड बढ़ेगी, बट मर्चेंट्स कुड नॉट एक्सपेंड प्रोडक्शन विद इन टाउन्स। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि ये लोग जो आर्टिशंस थे, किसान थे, ये तो गांव में ही रहते थे ना। तो अब पूरी दुनिया में प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ना शुरू होगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो ये डिमांड सिर्फ इंग्लैंड के या दुनिया भर के दूर दराज के गांवों यानी कंट्री साइड से ही पूरी की जा सकेगी। क्यों शहरों से पूरी नहीं की जा सकेगी? क्योंकि शहरों में वो लोग हैं ही नहीं, है ना। तो ये प्रोडक्शन सिर्फ टाउन में एक्सपेंड करने की, मतलब अब इस डिमांड को पूरी करने के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए वो सिर्फ कंट्री साइड में बन रहा है, गांवों में बन रहा है, शहरों में नहीं बन रहा है, यानी कि इस डिमांड को शहर पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? और अच्छा, इसका एक और रीजन भी है
क्यों? क्योंकि अर्बन शहरों में, जो अर्बन एरियाज होंगे, वहां पर गिल्ड्स होती थी, है ना। गिल्ड्स क्या होता था? कई सारे व्यापारी या ट्रेडर्स, मर्चेंट्स मिल करके अपना एक एसोसिएशन बना लेते थे, ठीक है। और वो एसोसिएशन क्या करता था, एक ग्रुप बना लेते थे, और वो ग्रुप शहर के सारे व्यापारियों को रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था, जिससे वो प्राइस बहुत ऊपर नीचे ना कर सके, दूसरे व्यापारियों को नुकसान ना पहुंचा सके, है ना। और इन अर्बन सेंटर्स में अब ये जो प्रोडक्शन है, ये अर्बन सेंटर्स तक इसलिए नहीं पहुंचेगा क्योंकि इन अर्बन सेंटर्स में जो गिल्ड्स होती थी, ये जो एसोसिएशंस होते थे, ये बहुत ताकतवर होते थे, ठीक है। तो इतनी बातें अभी हमको ध्यान रखनी है। ये जो एसोसिएशंस होते थे, ये किसके एसोसिएशंस होते थे? भाई बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स होते थे, है ना, बिजनेसमैन होते थे, ट्रेंड क्राफ्ट पीपल होते थे, यानी कि ट्रेंड कलाकार, जो बहुत बड़े कलाकार होते थे, उनकी ग्रुपिंग होती थी। तो ये धीरे धीरे अपना जो कंट्रोल था प्रोडक्शन के ऊपर, वो रेगुलेट करते रहते थे। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, प्राइसेस को रेगुलेट करते रहते थे, कंपटीशन को बना के रखते थे सारे व्यापारियों के बीच में। ऐसा ना करे कोई व्यापारी की बहुत सस्ता सामान बेचने लगे जिससे दूसरे व्यापारियों को नुकसान हो, तो कंपटीशन भी व्यापारियों के बीच में बना के रखते थे, ठीक है। मान लेते हैं उस शहर में कोई नया व्यापारी आ गया अचानक से दूसरे शहर का व्यापार करने, ठीक, तो वो चीजों को ऐसे बेच रहा है कि उसी की चीजें बिक रही हैं, बाकियों की नहीं बिक रही हैं, ठीक है। तो नए लोगों की एंट्री के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी ये गिल्ड, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर शहरों में प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो ये गिल्ड्स रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगी ही, रोकेंगी, ठीक है। अच्छा, जो राजा होते थे वो भी इन अलग अलग गिल्ड्स को मोनोपॉली देते थे, मतलब एक अधिकार देते थे। एक अधिकार, जैसा मैं एग्जांपल दे चुका हूं, जैसे इंडिया में रेलवे के ऊपर सरकार की मोनोपॉली, गवर्नमेंट की मोनोपॉली, यानी रेलवे गवर्नमेंट चलाएगी सिर्फ, और कोई नहीं चलाएगा। तो किसी चीज को बेचने खरीदने पर एक अधिकार को मोनोपॉली बोलते हैं, है ना। तो कई सारे राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा मतलब इंग्लैंड में जो एम्पेरर्स होते थे, वो इन गिल्ड को मोनोपॉली देते थे कि किसी पर्टिकुलर या किसी एक चीज में, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में सिर्फ आप ही बेचेंगे, आप ही को ट्रेडिंग के अधिकार है ना। तो इसलिए नए व्यापारियों के लिए मुश्किल था कि भाई वो शहरों में आकर के या टाउन्स में आकर के अपने बिजनेस को सेटअप कर पाए, और इसीलिए वो गांवों में गए, कंट्री साइड में गए, और वहां पर लोगों से प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी, ठीक है। इसके अलावा गांवों में कुछ और क्या चीजें देखने को मिलती है? किसान जो थे वो बहुत गरीब थे, है ना, और जो आर्टिसंस थे वो भी गरीब थे। तो जाहिर सी बात है, जब गरीब होंगे तो पैसे की जरूरत होगी, और इसलिए जैसे ही मर्चेंट्स गांव में पहुंचेंगे और कहेंगे कि दुनिया में जो फूड की डिमांड आ रही है, जो नए प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है, आप उनको पूरा करिए, तो ये लोग पूरा करने को तैयार भी हो जाएंगे। जैसा कि हमने पिछले साल की टेक्स्ट बुक में देखा कि ये वो समय था जब यहाँ पर ओपन फील्ड सिस्टम जो था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, है ना, और जो कॉमन्स थे, है ना, वो इनक्लोज्ड हो रहे थे। मतलब कि ऐसी फील्ड्स जहां पर सब लोग आकर के काम कर सकें, वो जगह बंद करी जा रही थी, और जो व्यापारी, जो किसान थे, वो बेरोजगार हो रहे थे। इसके अलावा जो कॉटेजर्स मतलब जो छोटी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो घर में ही कोई उद्योग लगा दिया, जैसे अगरबत्ती का उद्योग, पापड़ बनाने का उद्योग हम घर ही में लगा लें, इसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलेंगे, है ना। तो जो कॉटेजर्स थे और जो पुअर पीजेंट्स थे, है ना, हु हैड अर्लियर डिपेंडेंट ऑन कॉमन लैंड्स फॉर देयर सर्वाइवल, गेदरिंग देयर फायरवुड, बेरीज, वेजिटेबल्स, hay and straw had to now look for alternative sources of income। और जो लोग अभी तक कॉमन लैंड पर डिपेंड करते थे और वहां से अपनी जरूरत की चीजें लेकर के आते थे, जिसमें से फ्रूट्स हो गया, शहद हो गया, ये सारी चीजें, है ना, वेजिटेबल्स हो गया, तो लकड़ियां हो गई चूल्हा जलाने के लिए, ये सारे लोगों के सामने अब दिक्कत आ गई कि इनको इनकम के दूसरे तरीके तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि कॉमन लैंड पर उनकी एंट्री बंद हो चुकी थी, ठीक। मैनी हैड टाइनी प्लॉट्स ऑफ लैंड विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड। इसमें से कई लोगों के पास छोटे मोटे प्लॉट थे, जमीन के छोटे मोटे टुकड़े थे, लेकिन इन टुकड़ों पर पूरे परिवार के लिए, है ना, पूरे परिवार के लिए चीजें उगाना बहुत मुश्किल था, है ना। इसमें इतनी ही चीजें उग सकती थी जिसमें एक दो व्यक्तियों का गुजारा हो जाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जैसे ही मर्चेंट्स गांवों में पहुंचे, इन गांवों में ये लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, और जब शहर के व्यापारी गांव में आए, शहर के व्यापारी शहर में गिल्ड्स की वजह से प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, और गांव के व्यापारी इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि जो कॉमन लैंड थी वो खत्म हो रही थी, है ना, उनको इनक्लोज किया जा रहा था, ठीक है। तो जब मर्चेंट्स यहां पर आए, उन्होंने इन गरीब लोगों को कहा कि आप हमारे लिए गुड प्रोड्यूस करो, तो इसके बदले में हम आपको एडवांस में ही कुछ पैसा देते हैं। तो जब पैसा ऐसे लोगों के सामने आया तो ये बहुत आसानी से मान गए, है ना, और बहुत खुशी से इन्होंने एग्री किया और इन मर्चेंट्स के लिए काम करने लगे, ठीक है। तो इन मर्चेंट्स के लिए काम करते करते उन्होंने धीरे धीरे
दे कुड रिमेन इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स। तो अब इनके पास दो ऑप्शन हो गए थे कि छोटे मोटे प्लॉट्स जैसा कि मैंने बताया इनके पास थे, पर उसमें इतना नहीं उगा पाते थे, एक दो लोगों के लिए उगा सकते थे, प्रोडक्शन कर सकते थे। तो अब इनको लगा कि भाई हम इन मर्चेंट्स के लिए भी काम कर लेते हैं, और इससे कि ये मर्चेंट्स खुद गांव में आ रहे हैं हमसे काम कराने, कंट्री साइड में आ रहे हैं, तो अब हमको काम की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नंबर एक ये फायदा हुआ, और नंबर दो, जब हम अपने ही गांव में रहेंगे तो हमारे ये जो छोटे मोटे प्लॉट्स हैं यहां से भी कुछ ना कुछ तो हम प्रोड्यूस कर ही लेंगे। तो इसलिए यहां पर इन गांवों में प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगा। इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सप्लीमेंटेड देयर श्रिंकिंग इनकम फ्रॉम कल्टीवेशन, और इस दौर को क्या बोला गया? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर बोला गया। और इस समय जो किसानों को इनकम होने लगी है ना, उस इनकम ने उस नुकसान की भरपाई कर दी जो उनका प्रोडक्शन सिकुड़ने की वजह से हुई थी जब उनके लैंड्स, कॉमन लैंड्स चले गए थे। इट ऑल्सो अलाउड देम अ फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज। इससे क्या चीजें होती थी कि कुछ फुलर्स होते थे, है ना। तो फुलर्स का काम क्या होता था? फुलर्स मतलब वो लोग होते हैं जो कपड़ों को इकट्ठा करते हैं, उनको प्लीट कर करके, है ना, प्लीट कर करके, मतलब उनका काम क्या होता है? उनको एक कपड़ा दे दिया जाता है और फिर उनका काम होता है उस कपड़े को प्लीट करके उसको एक शेप देना, इकट्ठा कर, पहले प्लीट करके वो एक साथ ले आते हैं। ऐसे कैसे होता है? रुमाल देखा है? रुमाल को कभी ऐसे फोल्ड करो, फिर पीछे फोल्ड करो, फिर ऐसे फोल्ड करो, फिर पीछे फोल्ड करो, और ऐसे कैसे करते करते पूरे रुमाल को इकट्ठा कर लो। जब उस रुमाल को तुम खोलोगे तो उसमें थोड़ा सा जिग-जैग पैटर्न देखने को मिलेगा। फ्रॉक्स वगैरह इसी प्लीटिंग पैटर्न के थ्रू बनाई जाती है ना। तो इस काम को करने वाले लोगों को फुलर बोलते थे, ठीक। तो अब जब ये अर्बन मर्चेंट्स गांव में आ गए और इन लोगों से काम करने को कहने लगे, तो इस काम को फुलर भी कर सकते थे, ठीक। और जब ये काम फुलर्स करने लगेंगे तो इनका फुलिंग का काम कौन करेगा? तो इनके परिवार में कुछ और लोग होंगे, है ना, उन लोगों से ये फुलिंग का काम करवा लेंगे। यानी अब परिवार में ज्यादा लोगों को लेबर मिलेगा, यानी ये फुलर अपने फैमिली लेबर रिसोर्सेज का यूज कर पाएंगे। तो इस सिस्टम के तहत क्या हुआ? एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड डेवलप हो गया किसके बीच में? शहरों के बीच में, कस्बों के बीच में और गांवों के बीच में, अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में अच्छा बॉन्ड डेवलप होना शुरू हो गया। जो मर्चेंट्स थे वो टाउन्स से बिलोंग करते थे, लेकिन जो ज्यादातर काम होता था वो कहां पर होता था? कंट्री साइड में होता था, यानी कि गांवों में होता था। अ मर्चेंट क्लॉथियर इन इंग्लैंड परचेज वूल फ्रॉम अ वूल स्टेपलर। इंग्लैंड का एक मर्चेंट क्लॉथियर जो कपड़ों का व्यापार करता था, वो अगर उसको ऊन लेना था तो वो ऊन स्टेपलर से ऊन लेता था। स्टेपलर क्या होता है? एक व्यक्ति जो कपड़े के अकॉर्डिंग, मतलब कपड़े के अकॉर्डिंग उसके धागे को अलग अलग करे। माने कि एक जगह कई सारे धागे हैं, मिक्स है, रेशम का है, सिल्क का है और ऊन का है, तो उसको अलग अलग कपड़े के अकॉर्डिंग अलग अलग कर ले, उसको स्टेपलर बोलते हैं, ठीक। और फिर वो इसको लेकर के स्पिनिंग करने जाए, फिर उससे धागा बनाए, दैट वाज स्पन वाज टेकन इन सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू वीवर्स, ठीक है। तो ये स्पिनिंग का काम क्या होता है? धागा बनाने का प्रोसेस क्या होता है? देखो, जिस कपड़े से धागा तैयार करना है, जिस प्रोडक्ट से, जैसे कपास से धागा तैयार करना है, तो कपास को पीट पीट करके ऐसा एक कपड़े की साइज में फैला दिया जाता है और फिर बहुत पतली शीट उसकी फैला दी जाती है और उससे को धीरे धीरे तोड़ दिया जाता है, तो उससे धागे बनते जाते हैं। ये काम स्पिनिंग के थ्रू किया जाता है, कताई के थ्रू किया जाता है, इसको स्पिनिंग बोलते हैं, धागे को अलग करना, है ना। तो a merchant clothier of England purchased wool from a wool stapler and carried it to the spinners. The yarn thread that was spun was taken to subsequent stage of production to weavers. और इसके बाद स्टेपलिंग होने के बाद इसके धागे को आगे की स्टेजेस में लेकर के जाया जाता है स्पिनिंग के लिए, ठीक है। फुलर्स एंड देन डू डायर्स। इसके बाद में फुलर्स का काम आता है जो फुलिंग करने का काम करते हैं, अगर उससे कुछ वैसा कपड़ा बनाना है, और फिर डायर्स का काम आता है जो कपड़े को रंगने का काम करते हैं। जो फिनिशिंग होती है कपड़े की वो लंदन में की जाती है, उसको एक्सपोर्ट करने से पहले, जिससे कि जो मर्चेंट है वो उसको इंटरनेशनल मार्केट में भेजे, उससे पहले लंदन में उसकी फिनिशिंग करी जाएगी, है ना। तो इसलिए धीरे धीरे लंदन को इंग्लैंड के फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा। तो ये धीरे धीरे आपको समझ में आ गया कि प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था जो कि डेवलप हो रहा था, और एक तरीके से कॉमर्शियल एक्सचेंजेस जो हो रहे थे पूरी दुनिया में इंग्लैंड के साथ, जो व्यापारिक विनिमय हो रहा था, एक्सचेंज मतलब लेन देन, आदान प्रदान, तो वहां से कुछ सामान आता था, एक्सपोर्ट करते थे, और दूसरे देशों से कुछ सामान इंपोर्ट करते थे, इसको बोला गया कॉमर्शियल एक्सचेंज, है ना। तो धीरे धीरे प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या होता था? कॉमर्शियल एक्सचेंज होता था, जिसमें जैसे कि एग्जांपल ले लें कि वहां से ये सारी चीजें लेके आएंगे कुछ चीजें, और इंडिया से कुछ चीजें लेके जाएंगे। इट वाज कंट्रोल्ड बाय मर्चेंट्स एंड गुड वाज
produced by a vast number of producers working within their family farms, not in factory. तो इस पूरे प्रोडक्शन को, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बड़ी संख्या में मर्चेंट का जो व्यापारी थे वो कंट्रोल करते थे, और इसके अलावा जो सामान था वो कहाँ प्रोड्यूस किया जाता था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में ना प्रोड्यूस करके घरों में प्रोड्यूस किया जाता था, और घर के सारे लोग उसमें कामकाज करते थे, है ना। हर स्टेज में जो प्रोडक्शन था उसमें 20 से 25 वर्कर्स काम करते थे हर मर्चेंट के द्वारा, मतलब एक मर्चेंट 20 से 25 वर्कर्स को काम देता था और उनको एम्प्लॉय करता था। इसका मतलब यह था कि लगभग हर क्लॉथियर 100 वर्कर्स को लगभग कंट्रोल कर रहा है। तो देखो, एक इंडस्ट्री जैसी चीजें बनने लगी, मास प्रोडक्शन होने लगा और मास नंबर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। तो ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने देख लिया, बाकी की चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।